नमस्कार साथियों। आज हम देखने वाले हैं कार्बन परिवार के कुछ महत्वपूर्ण क्रम, है ना। चलो देखते हैं। चलो, तो पहले हम देखते हैं रेडियस त्रिज्या। तो देखो यहाँ पर हम दो प्रकार की रेडियस देखेंगे, सहसंयोजक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। तो देखो कोई सी भी त्रिज्या हो, जब हम समूह में नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पर जो त्रिज्या है वो बढ़ती है ना। चलो, तो ऑर्डर देखो क्या बनेगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन और लेड, है ना। चलो, डाउन द ग्रुप कोवलेंट रेडियस बढ़ेगी, है ना। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? पीबी। और सबसे कम किसकी होगी? कार्बन की। इसी प्रकार इधर देखो, अब यहां पर अपन आयनिक त्रिज्या की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम बना लेते हैं आयन। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन और लेड, है ना। डाउन द ग्रुप, आयनिक रेडियस बढ़ेगी, है ना। तो सबसे ज्यादा होगी पीबी प्लस 4 की, और सबसे कम होगी कार्बन प्लस 4 की, है ना। चलो नोट करो पहले ये ऑर्डर। चलो अगला देखो। चलो, अगला हम देखने वाले हैं आयनन एंथैल्पी। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई जब भी हम किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में से सबसे ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन अपन निकालते हैं, तो निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी। और ये जो आयनन एंथैल्पी है ये समूह में नीचे जाने पर कम होती है ना। चलो देखो इधर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन और लेड, है ना। तो नीचे जाने पर कम होती है, पर यहां पर थोड़ा एक्सेप्शन है। यहां पर थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। तो ऑर्डर में क्या होगा? कार्बन, कार्बन से कम सिलिकॉन, सिलिकॉन से कम जर्मेनियम, जर्मेनियम से कम लेड, और लेड से कम टिन, है ना। ये ऑर्डर बन जाएगा, ध्यान रखना, है ना। चलो अगला देखो, अगला है
विद्युत ऋणात्मकता। तो भाई मैंने आपको बताया था कि सह संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता, या इसे विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता भी बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो ये जो विद्युत ऋणात्मकता है ये नीचे जाने पर कम होती है। विद्युत ऋणात्मकता नीचे जाने पर कम होती है, तो यहां पर कम होती है फिर बराबर हो जाती है, और लास्ट में आप देखोगे तो ये लेड की थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यदि हम इनका ऑर्डर बनाएं तो सबसे ज्यादा कार्बन, कार्बन के बाद आ जाएगा लेड, लेड के बाद सिलिकॉन, चलो फिर जर्मेनियम की इसके बराबर ही होगी, और टिन की भी बराबर ही होगी। ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो नोट करो पहले इनको। कर लिया नोट? चलो अगला देखो। चलो अगला हम देखने वाले हैं गलनांक। तो देखो समूह में जब हम नीचे जाते हैं इसमें, तो नीचे जाने पर जो गलनांक है और क्वथनांक दोनों ही कम होंगे। गलनांक भी कम होगा और क्वथनांक भी कम होगा, है ना। पर थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। चलो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो सबसे ज्यादा कार्बन, है ना, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर लेड, और सबसे कम टिन का होता है ना। ये थोड़ा सा अल्टी पल्टी हो रहा है यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना। चलो अब यहाँ पर देखो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, यहाँ पर ये इस प्रकार से क्रम इनका बनेगा, है ना। चलो अब यहाँ पर आप देखो, घनत्व, डेंसिटी की हम बात करें तो जो घनत्व होता है वो वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है। पर यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज है। देखो इधर, सिलिकॉन और कार्बन, इन दोनों में अपन देखें तो भाई कार्बन का जो घनत्व है वो ज्यादा होता है। तो सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद टिन, और टिन के बाद लेड। तो सबसे ज्यादा लेड का, और सबसे कम किसका होगा? सिलिकॉन का, है ना, ध्यान रखना। चलो नोट करो इसे। चलो कर लिया नोट? चलो अगला हम देखने वाले हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्थाएं दो प्रकार की होती है, एक तो समूह ऑक्सीकरण अवस्था और दूसरी होती है अन्य ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। चलो देखते जाओ अब। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ये जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ग्रुप नंबर के बराबर होती है, ग्रुप नंबर के बराबर। तो ग्रुप नंबर इनका 4 है तो ये होती है +4, है ना। अब ध्यान रखना, +4 ऑक्सीकरण अवस्था में जब आप नीचे जाओगे तो स्थायित्व कम होता है,
है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज, है ना। ध्यान रखना +4 ऑक्सीकरण अवस्था में आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने पर जो स्थायित्व है वो घटता है, स्टेबिलिटी घटती है। चलो अब अदर देखो, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपको ग्रुप नंबर में से 2 माइनस करना रहता है। तो ग्रुप नंबर क्या है 4, तो 4 माइनस 2 करो तो ये आ जाएगी +2, है ना। और +2 में +2 ऑक्सीकरण अवस्था में आप समूह में नीचे जाओगे तो जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज, है ना। ध्यान रखना +2 ऑक्सीकरण अवस्था में समूह में नीचे जाने पर इनका स्थायित्व बढ़ता है ना। चलो अब आगे सुनो, तो यहां पर इनकी यदि हम बात करें तो ये +4 और +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, है ना। भाई कार्बन परिवार के जो तत्व हैं वो +4 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, है ना। और दोनों ऑक्सीकरण अवस्था आप देखो कैसी धनात्मक, पर जो कार्बन होता है वो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। ध्यान रखना कार्बन ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। आगे सुनो, यदि हम कार्बन और सिलिकॉन की बात करें तो ये मुख्यतः दर्शाते हैं +4 ऑक्सीकरण अवस्था, मुख्यतः ये दर्शाते हैं +4 ऑक्सीकरण अवस्था। चलो आगे सुनो, इसके बाद जर्मेनियम, तो जर्मेनियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्टेबल है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था में ये स्टेबल होता है, पर ये कुछ यौगिकों में +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। ध्यान रहेगा +4 ऑक्सीकरण अवस्था में ये स्टेबल होता है, पर कुछ यौगिकों में ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। चलो आगे सुनो, अब इसके बाद टिन, तो ये जो टिन है ये +4 और +2 दोनों ही ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक बनाता है, +4 में भी बनाता है और +2 में भी बनाता है। तो ये +2 में भी बनाता है यौगिक और +4 में भी, और दोनों में समान रूप से बनाता है ना। पर ध्यान रखना यहां पर ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अपचायक की तरह काम करता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में काय की तरह काम करेगा, अपचायक की तरह। अपचायक, है ना। ध्यान रखना +2 ऑक्सीकरण अवस्था में एक आई की तरह काम करता है, अपचायक की तरह। आगे सुनो, अब इसके बाद लेड, तो लेड की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है +2, मतलब +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ये स्थायी होता है ना। स्टेबल। चलो और यदि हम +4 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था में ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, काय की तरह काम करेगा, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह।
प्रबल आक्सी कारक, ध्यान रखना। +4 ऑक्सीकरण अवस्था में लेड प्रबल आक्सी कारक की तरह काम करता है। इतना समझ में आ रहा? चलो नोट करो पहले इसको। चलो एक बार पढ़ लो ये सारे पॉइंट। इन तत्वों द्वारा सामान्यतः +4 तथा +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाती है। तो +4 और +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्यता दर्शाते हैं, है ना। अगला दो अगला देखो, कार्बन ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखना, ये जो कार्बन होता है ये ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है ना। अच्छा, +4 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिकांश यौगिक सह संयोजक प्रकृति के होते हैं, है ना, ध्यान रखना। +4 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिकांश यौगिक कैसे होते हैं? सह संयोजक प्रकृति के, है ना। चलो आगे सुनो, इस समूह के गुरुत्तर तत्वों में जर्मेनियम, टिन, लेड क्रम में +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। देखो होता क्या है कि भाई जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे अक्रिय युग्म प्रभाव लग जाता है। क्या लग जाता है? अक्रिय युग्म प्रभाव। तो जब हम नीचे जाते हैं तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति इनकी बढ़ती है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। तो ध्यान रखना, नीचे जाते हैं तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, या फिर यूं बोल दो कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था में नीचे जाने पर स्थायित्व बढ़ता है। और कारण पूछे तो कारण क्या बताना आपको? इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव, है ना। क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण एस के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अक्रिय हो जाते हैं। भाई एस के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अक्रिय हो जाते हैं। तो बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं? 2, है ना। चलो, सह संयोजक कोष में NH2 इलेक्ट्रॉन के बंधन में भाग नहीं लेने के कारण यह होता है ना। चलो आगे सुनो, कार्बन तथा सिलिकॉन मुख्यतः +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो कार्बन और सिलिकॉन ये मुख्यतः +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, है ना। आगे सुनो, जर्मेनियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, जबकि कुछ यौगिकों में +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी मिलती है। तो ध्यान रखना, जर्मेनियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है +4, पर कुछ यौगिकों में आपको ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में भी मिलेगा। आगे सुनो, टिन ऐसी दोनों अवस्थाओं में यौगिक बनाता है, मतलब ये +2 और +4 दोनों में ही यौगिक बनाता है ना। चलो, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में टिन अपचायक के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखना, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में टिन काई की तरह काम करता है, अपचायक की तरह। आगे सुनो, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में लेड के यौगिक स्थायी होते हैं, जबकि इसकी +4 अवस्था प्रबल ऑक्सीकारक है। ध्यान रखना, तो लेड की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +2, है ना। और +4 ऑक्सीकरण अवस्था में देखें तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था में ये काय की तरह काम करता है? प्रबल ऑक्सीकारक की तरह काम करता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन पॉइंट है। चलो इनको नोट करो पूरा।
कर लिया नोट। चलो, तो आज हम इसे यहीं तक रखते हैं, बाकी हम देखते हैं कल।